Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Azim Group of Publications. I'm Nimradi, your chemistry teacher, and today we are going to discuss London Dispersion Forces from chapter number 4, Chemistry book by Azim Academy. लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि वो फोर्सेस जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं उनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। इन फोर्सेस को मोमेंटरी फोर्सेस भी कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए बनती हैं और फ़ौरन गायब हो जाती हैं। शॉर्ट लिव्ड है और जितनी जल्दी बनती है उतनी जल्दी ही वैनिश हो जाने की वजह से इनको मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। और हम ये भी डिस्कस कर चुके थे कि लंदन ने 1930 के अंदर फर्स्ट टाइम इनको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एक्चुअली है क्या और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डायपोल व्हिच इंड्यूस डायपोल इन द अदर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। बात सिंपली वही है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, उसको दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के आप करीब रखेंगे। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन दूसरे के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से उनके अंदर एक डायपोल क्रिएट हो जाएगा सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर। तो जो सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल थोड़ी देर के लिए बनता है, इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब वो जो दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें थोड़ी देर के लिए डायपोल बना है, वो मजीद आगे जब थोड़ी देर के लिए वो खुद बनता है, उसी टाइम वो तीसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी थोड़ा बहुत पोल क्रिएट करने की कोशिश करता है। और अगर वो उसमें पोल क्रिएट कर दे तो हम उस टाइम उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी खुद वो थोड़ी देर के लिए बना, लेकिन जब वो बना उसी टाइम उसने अगले मॉलिक्यूल को भी पोल में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं डायपोल इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स आपकी बुक में शो कर रहे हैं, जिसके जो दूसरे को अफेक्ट करेगा उसको पोल में कन्वर्ट करेगा और दूसरा तीसरे को जाके चेंज कर रहा है। तो पहले और दूसरे के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो इंस्टेंटेनियस बनेंगी और फिर दूसरे और तीसरे के दरमियान जो बनेंगी वो इंड्यूस बनेंगी। इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल से इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहा जाता है। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन और इसके साथ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के कुछ फैक्टर्स हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं? इनमें से सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जबकि दूसरा फैक्टर हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम बात करते हैं द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है। जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन का जो स्प्रेडिंग होना है या उनका घेराव जो है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि चीज़ें उन इलेक्ट्रॉन को अवेल करके उनके साथ बॉन्ड बना लें। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी, उतने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे और वो बॉन्ड उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में सबसे पहले लिखा हुआ है कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द एटम और द मॉलिक्यूल्स डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के। जितना ज़्यादा साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी और जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज कम होगा उतनी बॉन्डिंग वीक होगी। इसी को सामने रखते हुए एक डेफिनेशन है पोलराइजेबिलिटी क्या है। पोलराइजेबिलिटी इज द quantitative measurement of the extent to which the electronic cloud can be distorted। आप इलेक्ट्रिक क्लाउड को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को किस हद तक डिस्टॉर्ट कर सकते हैं या किस हद तक उसको चेंज करके मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड बनाने के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी के बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ने ये तो बात बता दी कि जितना साइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का बड़ा होगा बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग होगी और जितना साइज छोटा होगा उतनी बॉन्डिंग वीक होगी। लेकिन हम स्पेसिफिकली नोबल गैसेस के केस में इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप नोबल गैसेस को देखें तो हमारे पास नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन के साथ रेडॉन, चारों की ये पांचों जो भी आपके पास यहाँ पे नोबल गैसेस हैं, इन सारे नोबल गैसेस को अगर आप देखें तो ये सारी मोनोटॉमिक है। इसका मतलब ये है
कि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करती, किसी को लूज भी नहीं करती। तो गेनिंग एंड लूजिंग का फिनोमेना नोबल गैसेस के केसेस में कम देखा जाता है, बहुत रेयर केसेस में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट है। तो ये सारे के सारे नोबल गैसेस जो कि क्या है, इस वक्त मोनोएटॉमिक है। जैसे ही आप हीलियम से नियॉन, नियॉन से आर्गॉन, आर्गॉन से क्रिप्टॉन की तरफ आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज कर रहा है। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज करती जा रही है। तो यहाँ आपकी बुक के मुताबिक लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप and the size of electronic cloud of the atom also increases. Outermost shell or electrons are at a larger distance from the nucleus and the distortion of the electrons become more and more easy. न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब से उठाना मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे हम शेल्स बढ़ा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत बड़ा हो गया है, न्यूक्लियस की ग्रिप उतनी बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे उतनी नहीं रही। अब उन इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट करना बाहर वालों को निस्बतन आसान हो गया। तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, डिस्टॉर्शन आसान होती जाती है, एज अ रिजल्ट पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती जाती है और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इंक्रीज हो जाती हैं। अगर हम डिस्कस करते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को नोबल गैसेस के बजाय हैलोजन के केस में, हैलोजन्स में फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है। इनमें से अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन को देखें तो चार हैं और चारों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन यानी पहले दो मेंबर्स गैसेस हैं, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड है जबकि आयोडीन सॉलिड है। और हम ये जानते हैं कि गैसेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा और सॉलिड में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से आयोडीन क्योंकि सॉलिड है इसलिए इसका मतलब उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे थे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा था और आयोडीन का एटॉमिक नंबर बाकी सबसे ज़्यादा था। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज भी ज़्यादा था, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन भी सबसे ज़्यादा थी और डिस्टॉर्शन की वजह से उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा थी और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से आयोडीन एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, ब्रोमीन एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में एंड क्लोरीन एंड फ्लोरीन एग्जिस्ट करते हैं गैस के फेज में। अब अगर हम सेकेंड फैक्टर को डिस्कस करें कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो बढ़ाया तो फोर्सेस बढ़ गई, स्ट्रांग हो गए, लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम्स को इंक्रीज कर दें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे इस चीज का क्या इफेक्ट होता है। कम एटम होंगे, कम बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड वीक होगा, ज्यादा एटम होंगे, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे और फोर्सेस क्या होती जाएंगी, स्ट्रॉन्ग। तो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल आल्सो अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ग्रेटर द नंबर ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ग्रेटर इट्स पोलराइजेबिलिटी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे और उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी हमारी इंक्रीज करती जाती है। अगर हम अल्केन के एग्जाम्पल की लें, यानी हमने ये तो बात कह दी कि एटम ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे एंड फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगी, लेकिन अगर अल्केन की बात करें तो मीथेन 1 कार्बन, ईथेन 2 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन, यानी कार्बन नंबर इंक्रीज कर रही हैं। जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज कर रही हैं तो हर मीथेन में CH4 है, ईथेन में C2H आपके पास 6 होता है एंड सो ऑन, आप मूव करते जाएं। तो जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो कार्बन नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज करता जाएगा उतने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे और हम कहेंगे कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्ग होंगी। और जब फोर्सेस मीथेन की निस्बत ईथेन में अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी पहली गैस का कम होगा, जबकि दूसरी वाली जो चीज़ें हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे, ज़्यादा। इसीलिए जब हम लोगों ने 9th क्लास का कोर्स पढ़ते हैं तो वहाँ हम एक लाइन पढ़ते हैं कि स्मॉल हाइड्रोकार्बन यानी 1 से 5 या 1 से 7 ये जो नॉर्मली छोटे वाले हैं इनमें बॉन्डिंग वीक है, थोड़े कार्बन है, थोड़े हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है, वीक बॉन्डिंग होगी, इसलिए वो गैसेस की स्टेट में होती हैं। दरमियान वाले जो मेंबर्स हैं 17 तक वो तकरीबन लिक्विड में होते हैं और जैसे ही हम 15 या 17 को क्रॉस करते हैं तो कार्बन नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं और स्ट्रेट गैसेस से लिक्विड के बजाय अब किस में चेंज होती हैं, सॉलिड के अंदर। इसीलिए हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि ईथेन और हेक्सेन, ईथेन में 2 कार्बन हैं जबकि हाइड्रोजन में 6 हाइड्रोजन है और हेक्सेन में 2 कार्बन की बजाय 6 कार्बन है और हाइड्रोजन इसमें 6 की बजाय 14 हैं। तो अगर इनमें देखें तो जो हमारे पास ईथेन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ -88.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं बात करती हूँ हेक्सेन की तो हेक्सेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस वक्त हमारे पास 68.7 डिग्री है।
8 माइनस में है और 8 68 यानी प्लस में है। तो प्लस वाला जो है 68.7 डिग्री वो ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी और हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। टीचर्स के आंसर में रीज़न लिखी हुई है कि लॉन्गर मॉलिक्यूल्स हैव मोर प्लेसेस अलोंग इट्स लेंथ where they can be attracted to the other molecule. It is clear from the above table with the increasing carbon atom they change from the gas to the liquid and finally to the solid. अगर इस टेबल में आप देखें तो मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -161.5 लिखा हुआ है, ईथेन का -88.6 है। इसी तरह कार्बन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन आगे सो ऑन मूव करते जा रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट भी कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और जब उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम थे तो वो गैसेस थी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़े तो वो लिक्विड में चली गई और फिर अल्टीमेटली वो आखिरी सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गई। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।